तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 2। पिछली कक्षा में हम देख रहे थे गोलीय दर्पणों का उपयोग में अवतल दर्पण का इस्तेमाल टॉर्च में, वाहनों की हेडलाइट में, दंत विशेषज्ञों द्वारा, साथ ही शेविंग दर्पण में, सौर भट्टियों में इनका इस्तेमाल होता है। वहीं उत्तल दर्पण का वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। तो जो बिंब होता है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। दर्पण है, दर्पण के हमेशा बिंब जो होता है वह बाईं ओर रखी जाती है और सभी दूरियां जो होती हैं वह ध्रुव से नापी जाती हैं, चाहे वह बिंब की दूरी हो चाहे वह प्रतिबिंब की दूरी। और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश जो है की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और इसके विपरीत जो होता है ऋणात्मक मानी जाती है। और उसी तरह मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई जो होता है उसे धनात्मक माना जाता है, वहीं मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक मानी जाती है। यह हमें ध्यान रखना है कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और सभी दूरियां, चाहे वो बिंब की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी है, वह ध्रुव से नापी जाती है। और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती हैं। वहीं मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी u से दर्शाते हैं, वहीं प्रतिबिंब दूरी v से दर्शाते हैं और फोकस दूरी f से दर्शाते हैं। तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध है जिसे कि हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और वह क्या संबंध है? 1/v प्लस 1/u जो होता है 1/f के बराबर होता है। और यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब के सभी स्थितियों के लिए मान्य होता है। अब बात करते हैं आवर्धन की। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। तो यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m जो है वो क्या होता है? h डैश बटा h होता है। वहीं आवर्धन m बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी
से भी संबंधित है। प्रतिबिंब दूरी v से दर्शाते हैं और इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, माइनस v बटा u। तो जो आवर्धन m है उसको h डैश बटा h या माइनस v बटा u से भी दर्शाते हैं। और बिंब की ऊंचाई जो होता है से धनात्मक ली जाती है। क्यों? क्योंकि बिंब जो होता है प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है और आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। तो अगर आभासी प्रतिबिंब हुआ तो बिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी, वहीं अगर वास्तविक प्रतिबिंब हुआ तो बिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। और आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो यह सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए, आवर्धन का तथा दर्पण सूत्र। उसी तरह ऋणात्मक m जो है वह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, वहीं धनात्मक m का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी है। और हमें एक बात पे और ध्यान देना है कि u जो है हमेशा में ऋणात्मक लेना है। जब हम सवाल हल करेंगे तो u जो है हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। तो सवाल क्या है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम किसी भी सवाल का हल करते समय पहले सवाल में क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या जो कि 3 मीटर है, जिसको कि r से हम दर्शाते हैं, तो r 3 मीटर है। बिंब की दूरी जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमेशा उसको ऋणात्मक लेते हैं, तो -5 मीटर। अब हमें पता करना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश, और तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो 3 को जब 2 से भाग देंगे तो यह 1.5 मीटर हो जाएगा। क्योंकि यह उत्तल दर्पण है तो इसका मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है, इसलिए इसको धनात्मक लेते हैं। तो आइए अब सवाल लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u, यह 1/f के बराबर है। तो हमें यहाँ पे v का मान निकालना है। तो हम इस दर्पण सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/v 1/f माइनस 1/u है। तो आइए इनका मान रखते हैं। अब इसमें हमें सवाल लगाते समय चिन्ह का बहुत सावधानी से ध्यान देना है, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो आइए अब मान रखते हैं। तो 1/f का मान है 1.5 और
माइनस u का मान है -5, तो यहाँ कोष्टक के अंदर -5 लिखेंगे। 1/1.5 यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/5। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नीचे 7.5 आ जाएगा, और ये यहाँ 5 और यहाँ पे 1.5, ये हो जाएगा, ये 1/v है, ये हो जाएगा 6.5/7, तो हमें 1/v का मान आया 6.5/7। तो हम यहाँ से v का मान निकालेंगे, तो 7/6, जिसको कि अगर हम 5 से काटते हैं तो 13, और यहाँ आ जाएगा 15, या 13 एक बार जाएगा, फिर एक बार 1.15 मीटर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ धनात्मक आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और इसकी दूरी 1.15 मीटर है। अब हम आवर्धन का मान निकालते हैं। m का मान होता है h'/h, जिसको कि हम -v/u लिखते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा v आया है 1.15 बटा में -5, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1.15 बटा में 5। जब इसको भाग देंगे ये जाएगा 0.2 बार और 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह आने से का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा आभासी है। धनात्मक आया तो प्रतिबिंब हमारा आभासी है, सीधा है, आभासी है तो सीधा है, और साइज में छोटा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 से कम आ रहा है। ये अब एक और उदाहरण देखते हैं। तो इस उदाहरण में सवाल क्या है? कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण पर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बिंब का साइज हमें दिया हुआ है 4 मीटर, यानी कि h। बिंब की दूरी u 25 सेंटीमीटर है। हम जैसे बताए कि u को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। चूंकि यहाँ पे अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी यहाँ पे
ऋणात्मक होगी। हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का साइज भी पता करना है। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी यानी v। 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। f का यहाँ मान है -15, यहाँ माइनस u का मान है -25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/25 माइनस 1/15। इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे आ जाएगा 25-15 का एलसीएम होगा 75। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ माइनस का 5। 3 में से 2 गया, यहाँ हो जाएगा तो 1/v का मान हो जाएगा -2/75। तो v को हम लिख सकते हैं 75 माइनस में बटा 2, ये 37.5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से v का मान 37.5 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ से पूछा है पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का, तो पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखनी चाहिए। और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक आया है तो यह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। इसी प्रकार आवर्धन का सूत्र देखते हैं H' माइनस b/u। हमें H' निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v गुणा h/u। v का मान हमने निकाला 37.5 माइनस में, और h का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बटा में u का मान है 25 सेंटीमीटर। इसमें ये हो गया 37 गुणा 4 बटा में 25। हाँ, ऋणात्मक रहेगा। और इसको काटते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे 25, ये लगभग क्या 1.5 बार में जाएगा। यह माइनस का 6 सेंटीमीटर H' का मान आएगा। तो यह माइनस क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वह उल्टा तथा आवर्धित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी दिशा परिवर्तन को हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी दिशा परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप ग्लास में भरे हुए, जिसमें कि ग्लास में पानी भरा रहे हैं, तो जब आप पेंसिल डाल देते हैं तो पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। और पानी का जो आपके छतों पर टैंक रहता है, उसमें जब आप ऊपर से देखिए तो उसकी तली उठी हुई लगती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ। और इसी तरह जब आप एक कटोरे में, कांच के कटोरे में पानी भरकर उसमें अगर सिक्का डुबो दें तो सिक्का भी जो है थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और जिसके कारण पेंसिल मुड़ा हुआ, आप पानी के टैंक की तली ऊपर उठी हुई और यहाँ तक कि जो कटोरे में सिक्का रखा हुआ है वह भी उठा हुआ दिखता है। अब बात कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो विरल माध्यम जो कि यहाँ पे वायु है, से सघन माध्यम यानी कि यह कांच का स्लैब में जाते समय प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। वहीं सघन से विरल में जाते समय किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है यहाँ पे? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। विरल से सघन झुकना, और सघन से विरल जाते समय अभिलंब से दूर हटती है। और निर्गत किरण जो होती है वह आपतित किरण के समानांतर होती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा पार्श्विक विस्थापन होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण में पार्श्विक विस्थापन होता है। क्यों? क्योंकि किरण को तो, इस आपतित किरण को तो इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन जाती तो वो वास्तविक रूप में जाती तो इस दिशा से है। तो क्या हो रहा है? इसका आपतित किरण का जो है पार्श्विक विस्थापन हो जा रहा है। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। यह जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ की आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। वहीं स्नेल का नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात फिर होता है, जिसको कि स्थिरांक से दर्शाते हैं, और इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो आइए अब अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और यह क्या होता है? स्थिरांक साइन आई बटा साइन आर।
ठीक है। वहीं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, वहीं माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब माध्यम 1 का निर्वात या वायु हो जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कब कहते हैं? जब यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक C/V होता है, जिसको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और C क्या है? प्रकाश की चाल, जो कि कितनी होती है? 3 × 10⁸ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह वायु में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है। अब जैसे जल में जो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल में जल का 1.33 होता है। वहीं अल्कोहल में यह 1.36 होता है। तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जल का पता होना चाहिए। जल में निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है, जिसका ये क्या दर्शाता है कि इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम हो जाती है और प्रकाशीय सकन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है। अब देखते हैं गोलीय लेंस। तो 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो से लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। और गोलीय लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और यह प्रकाश को अभिसरित करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस किस लेंस को बोलते हैं? उत्तल लेंस को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह प्रकाश को अभिसारित करता है। प्रकाश को अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, जैसे उत्तल लेंस को। वहीं अवतल लेंस क्या करता है? इसमें बीच की अपेक्षा किनारे मोटे होते हैं। उत्तल लेंस में क्या हो रहा था? किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा था। वहीं अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है और यह प्रकाश को अपसरित करता है, तब फैलाता है। अभिसरित मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, वहीं अवतल लेंस क्या कर रहा है? यह प्रकाश को अपसरित करता है। इसे अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अपसारी, अभिसारी। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं, वहीं अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं। तलसारी। अब किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। तो बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। मतलब यह मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या करेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, वहीं मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। अब वहीं अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ठीक है, में अपवर्तन नहीं होगा। वहीं अवतल लेंस में क्या होता है, तो प्रकाश किरण क्या होती है, लेंस के उसी स्थिति मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती। मतलब जब अवतल लेंस के समान बिंब जो है, प्रकाश बिंब मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी, तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। वहीं अगर मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। मतलब कि अगर प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। वहीं इस अवतल लेंस में भी प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। तो दोनों ही लेंस में जब प्रकाश जो है प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों पे लागू हो। वहीं उत्तल लेंस में जब बिंब जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। वहीं मुख्य फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। वहीं अवतल लेंस में क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आती है। यह ऐसा प्रतीत होगी कि यह मुख्य फोकस से अपसरित हो रही है। वहीं अगर मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। वहीं दोनों ही लेंस में, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर प्रकाश जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। अब देखते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने में पहला क्या है कि अगर बिंब की स्थिति जो है वह अनंत पर है तो वह प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, फोकस पर, और प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज जो होगा अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। वहीं
2f1 से परे रहेगा तो f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। साइज में प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। 2f1 पर बिंब रहेगा, उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, समान साइज का रहेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। f1 तथा 2f के बीच फोकस रहेगा तो 2f2 से परे बनेगा, बड़ा होगा, विवर्धित होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। वहीं अगर f1 पर बिंब की स्थिति रहेगी तो यह अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी और कोई फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रहेगा तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा होगा, विवर्धित होगा तथा आभासी। यही एक स्थिति है जिसमें उत्तल लेंस में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हो रहा है, जब बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस f2 पर, और यह अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का है, परंतु प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वह वास्तविक तथा उल्टा है। वही दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, 2f के परे है, 2f1 के परे है मगर अनंत पर नहीं है, तो इसका f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। यह क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज आपेक्षिक छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है। वहीं तीसरी स्थिति में क्या होगा, जब यह 2f1 पर रहेगा तो यह 2f2 पर बनेगा, साइज दोनों का ही बराबर रहेगा, प्रतिबिंब का भी, बिंब का भी, और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वहीं तीसरी स्थिति में अगर वस्तु है वह 2f1 और f1 के बीच रहेगी तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और 2f2 से दूर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है। वहीं अगर वस्तु f1 पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित दिखेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। यह प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनेगा। वहीं अगर f1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच अगर कोई वस्तु रहेगी तो इसका 2f1 के मतलब जिस ओर बिंब है उसी ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा होगा और विवर्धित होगा, और यह आभासी तथा सीधा। यही f1 और O के बीच अगर कोई वस्तु रहेगी, यही एक स्थिति है जिसमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो सभी बाकी में जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो अगर अनंत पे रहा तो f2 पे बनेगा, 2f1 के बाद रहा तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और साइज में छोटा होगा। 2f1 पे रहेगा तो 2f2 पे बनेगा, समान साइज का रहेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वहीं
F1 और 2F2 के बीच रहेगा, यह 2F2 के बाद इसका बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा साइज में बड़ा होगा। वहीं अगर F1 पे रहेगा वस्तु, इसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और असीमित रूप से बड़ा होगा। और वहीं अगर F1 और O के बीच रहेगा तो वस्तु इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। वहीं अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा, छोटा होगा, आभासी तथा सीधा रहेगा। मतलब कि अगर अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। यानी अवतल लेंस आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वहीं अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक O के बीच रहेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रहेगा, F1 और O के बीच रहेगा। तो अवतल लेंस आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही केवल बनाता है। वहीं उत्तल लेंस वह वास्तविक तथा उल्टा, साथ ही साथ केवल एक स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब बात करते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटियां अपनाएंगे। दूरियों के लिए चिन्ह के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल जहाँ दर्पण में सभी दूरियां उनके ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण में क्या होता है, सभी दूरियां उनके ध्रुवों से नापी जाती हैं जो कि P से दर्शाते हैं। वहीं लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती हैं। बस यही अंतर है। बाकी जैसे लेंसों में करते थे उसी तरीके से, जैसे दर्पणों में करते थे उसी तरीके से लेंसों में करेंगे। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमें U, V तथा F बिंब ऊंचाई H तथा प्रतिबिंब ऊंचाई H डैश के मान के लिए उचित चिन्हों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि हम दर्पणों में कर रहे थे। और लेंस सूत्र तथा आवर्धन देखते हैं। यह सूत्र बिंब दूरी जो कि U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/F बराबर हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। और उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक हैं तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान होते हैं। वहीं आवर्धन किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब H डैश बटा H और V बटा U। दर्पण में क्या हो रहा था, दर्पण में भी H डैश बटा H, बस यहाँ आगे माइनस का चिन्ह पहले से लगा रहा। वहीं दर्पण सूत्र में क्या हो रहा था,
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस में क्या हो रहा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आइए अब एक उदाहरण दर्पण सूत्र पे भी, लेंस सूत्र पे भी देखते हैं। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा जाता है। तो प्रतिबिंब दूरी को -10 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर यह भी दिया हुआ है। हमें बिंब दूरी u निकालना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम 1/u को लिख सकते हैं 1/v माइनस 1 में f। तो v का मान है 1/-10 माइनस 1/-15। ठीक है, ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10 और इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर हम एलसीएम हो जाएगा 30 और ये जाएगा 2 बार में -3 1/u। ये हो जाएगा -1/30। u का मान हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आवर्धन लेंस का क्या होता है, v/u। v का मान है -10 और u हमारा आया है -30। ये हो गया 1/3, जिसको कि हम ये भी लिख सकते हैं 0.33। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्धन जो है वह धनात्मक आया। तो यह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है तथा आभासी है और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से छोटा है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा निरूपित किया जाता है। और किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो होती है, जिसको कि P से दर्शाते हैं, लेंस की क्षमता ये होती है 1/f। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, और इसे D अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको क्विक रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा।
आप लोग मन लगा के पढ़िए और आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाइए और अच्छे से सोइए। धन्यवाद।